अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, इनकाउंटर की राजनीति ने पूरे उत्तर प्रदेश में राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है। सुल्तानपुर में एक ज्वेलर के यहाँ हुई लूट कांड के बाद जब एक इनकाउंटर हुआ और उसमें मंगेश यादव नाम के एक कथित इंटरव्यू में जो उसकी मौत हुई, उसको लेकर तमाम प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। पुलिस का कहना है कि ये इनकाउंटर है, आमने सामने की गोली चल रही थी, जबकि घर वालों का दावा है और जितने भी एविडेंस आए हैं वो पुलिस के दावों को पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। आखिर इसमें क्या जो आरोप लग रहा है कि जाति देखकर इनकाउंटर किए जा रहे हैं, क्या इस बात में सच्चाई है और पिछले दिनों हुए इनकाउंटर्स की हकीकत क्या है? और जो कुछ भी आरोप लग रहा है भाजपा की सरकार पर और इनकाउंटर्स को लेकर, खास तौर पर जातियों के, एक खास जातियों के इनकाउंटर को लेकर आज चर्चा हम इसी विषय की करने वाले हैं। बहनों भाइयों, सुल्तानपुर के हुई घटना ने पूरे देश भर में, बल्कि पूरे प्रदेश भर में राजनीतिक तौर पर बड़ा संग्राम छेड़ दिया है। मंगेश यादव के इनकाउंटर ने, जो पुलिस का क्लेम है कि आमने सामने की गोली चल रही थी और उसमें मंगेश यादव मारा गया, उसके खिलाफ 7 मुकदमे दर्ज थे और इस डकैती में वो सम्मिलित था जो सुल्तानपुर में एक ज्वेलर के यहाँ हुई थी। बहनों भाइयों, इस घटनाक्रम ने उत्तर प्रदेश में राजनीति को पॉलिटिकली और वर्टिकली डिवाइड कर दिया। अपोजिशन ने स्पष्ट तौर पर और बिल्कुल साफ और सीधा, कोई हटबच कर नहीं, स्पष्ट आरोप लगाया है कि मंगेश यादव की हत्या की गई है और वो उस घटना में सम्मिलित नहीं है। कोई एविडेंस नहीं है और कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था जिसकी वजह से उसकी हत्या की जाए, जबकि उसी मामले में पकड़े गए अन्य लोगों को महज सरेंडर कराया गया। उनके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की गई और मंगेश यादव की हत्या की गई, ये आरोप लग रहे हैं। आज डीजीपी का स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा जब आमने सामने की गोली चलती है तो लोगों को अंदाज़ा नहीं होता है कि घटनाक्रम कैसे होते हैं, और इस घटना में पुलिस ने कोई जाति देखकर किसी को नहीं मारा है। मुख्यमंत्री ने भी कल स्टेटमेंट में ये बात कही कि जब एक डकैत मारा जाता है तो समाजवादी पार्टी को दर्द होता है। ये ऐसा घटनाक्रम रहा है मंगेश यादव की मौत का, उसके जो कथित इनकाउंटर का, उसको लेकर अपोजिशन ने डे 1 से मुहिम छेड़ दी है। बहन भाइयों, जिस तरह के एविडेंस सामने आ रहे हैं, मंगेश यादव के घर की जो तस्वीरें आ रही हैं और सबसे बड़ी बात उसकी बहन का बयान। मंगेश यादव की बहन का क्लेम है कि जिस दिन की घटना लूटकांड की बताई जा रही है उस दिन उनका भाई उनके साथ था और उसके स्कूल की फीस जमा कराने बैंक गया था और पूरे घटनाक्रम का विस्तार से वर्णन किया। फिर 2 तारीख को ऐसा बताते हैं कि अर्ली मॉर्निंग पुलिस आई और मंगेश को लेकर गई कि पूछताछ करके छोड़ देंगे। फिर उसके इनकाउंटर की खबर आती है, जबकि इसी मामले में 2 सितंबर को 3 और लोग पकड़े गए और उनके पैरों पे गोलियां लगी, वो जेल भेज दिए गए। एक जो इसमें मुख्य अभियुक्त है विपिन सिंह, उसकी सरप्राइजिंगली बड़ी ड्रामेटिकली वो एक पुराने मुकदमे में अपनी जमानत कटवाकर जेल चला जाता है। ये बड़ी सरप्राइजिंग बात है। वो है मुख्य अभियुक्त। जो 7 के थे वो उनके पैरों पे गोलियां लगती हैं, पर मंगेश यादव को 6 गोलियां लगी और वो ढेर हो गया। अब बस यहीं से प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। अब इस घटनाक्रम को लेकर जिस तरह का राजनीतिक माहौल है, अपोजिशन ने फुल फोर्स अटैक किया है कि दरअसल पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक देखकर इनकाउंटर किए जा रहे हैं। बहनों भाइयों, 5 वर्षों का 2017 से 23 तक का, बल्कि 6 साल तक का, लेटेस्ट डेटा इधर 1 साल का नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर इनकाउंटर में मारे गए हैं तो मुसलमान मारे गए हैं। मुसलमान अपराधी सर्वाधिक। दूसरे नंबर पर ब्राह्मण कम्युनिटी के अपराधी हैं, जिनकी संख्या करीब 20 के आसपास है जो मारे गए हैं। और राजपूत कम्युनिटी के भी जो अपराधी थे 18 का इनकाउंटर हुआ है। जाट और गुर्जर भी 17 मारे जा चुके हैं और यादव कम्युनिटी के ये 16वां इनकाउंटर था जो यादव अपराधी मारे गए, ऐसा क्लेम कर रही पुलिस। दलित 14, सिख 2 और अन्य कम्युनिटी के भी 53 लोग मारे गए हैं। तो तकरीबन 200-225 के आसपास 229-30 इन 6 सालों में इनकाउंटर हुए। लेकिन शायद लोगों को नहीं पता कि इसके पहले की सरकारों में और भी ज़्यादा इनकाउंटर थे, लेकिन कभी इनकाउंटर को लेकर गवर्नमेंट की तरफ से, पुलिस की तरफ से चेस्ट थंपिंग नहीं होती थी। अभी चेस्ट थंपिंग शुरू हो गई और उसका पॉलिटिकल माइलेज लेना शुरू हो गया। बवाल इसी बात पे शुरू हुआ है। और ये अजीब इत्तेफाक है कि मीडिया से बात करते समय अतीक अहमद मारा जाता है,
जेल में मुख्तार अंसारी मरते हैं, मुन्ना बजरंगी जेल में मर जाता है, कोर्ट रूम के भीतर भी मर्डर हो जाते हैं। बड़ी अजब गजब घटनाएं पिछले 6-7 सालों में यूपी में हुई हैं, इसलिए लोगों को संदेह है। और एसटीएफ की जो कार्यप्रणाली है उसको लेकर तो आज से नहीं, जब से एसटीएफ का गठन हुआ है तब से इस डिपार्टमेंट को लेकर बड़ी भयानक एविडेंस बेस्ड खबरें रही हैं, एविडेंस रहे इस डिपार्टमेंट के खिलाफ। लेकिन जितनी भी सरकारें रही हैं सब ने एसटीएफ का अपने मुताबिक इस्तेमाल किया है। कोई ये नहीं कह सकता कि हमने कम किया, हमने ज़्यादा किया। इस्तेमाल एसटीएफ का सब ने किया। कल्याण सिंह के समय ये गठित हुई थी फोर्स, और अब ये बेसिकली जो सत्तारूढ़ दल होता है उसके लिए उसके प्राथमिकताओं के हिसाब से काम करते हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता किसी की पर्सनली काम करते हैं, पर जो सत्तारूढ़ दल है उसकी प्रायोरिटी पर काम करने वाली ये फोर्स है जिसे हम एसटीएफ कहते हैं। तो बहनों भाइयों, इस हत्याकांड में सत्ता पक्ष की तरफ से किए गए दावे, पुलिस की तरफ से किया जा रहा क्लेम, और अब तक जो सबसे खास बात है, और वो ज्वेलर भी बता रहे हैं कि उनका लूट का माल तो मिला नहीं। 4 अपराधी जेल में पहुंच गए, 3 पहले सरेंडर हुए, विपिन सिंह खुद चला गया, मंगेश मारा गया। तो ये जो 2-2.5 करोड़ का माल लूटा गया था ये है किसके पास, कौन लेकर भाग गया? या तो वो 3 बताएंगे या विपिन बताएगा, या मंगेश के पास से बरामद नहीं हुआ और उसके घर से भी नहीं मिला। तो आखिर लूट का माल गया कहाँ, ये भी गंभीर प्रश्न है। तो इन सभी सवालों के जवाब के लिए डीजीपी हेडक्वार्टर को खुले तौर पर एक सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे घटनाक्रम पर पटक्षेप करना चाहिए। उन्हें सिलसिलेवार तरीके से पूरी घटना के बारे में जानकारी देनी चाहिए कि एक्चुअली मुठभेड़ कैसे हुई, क्या हुआ था, बरामदगी क्या है और घटनाक्रम में मंगेश की भूमिका क्या है। इस पर सार्वजनिक तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डीजीपी हेडक्वार्टर को स्थिति स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि उनकी खामोशी का जो आरोप हैं वो पॉलिटिकली बीजेपी की तरफ मुड़ रहे हैं और इसमें बीजेपी को जवाब देना पड़ रहा है। तो कुछ स्टेटमेंट सुने, फिर आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। जहां कहीं भी अपराध या अपराधी पकड़ा जाता है या कानून को जब चुनौती देता है तो दूसरा हश्र होता है, तो उसमें ये समाजवादी पार्टी अपराधी और अपराध के साथ खड़ी हो जाती है। अपराध और अपराधी के साथ खड़े हैं और तलाशते हैं उसमें जातियां, तलाशते हैं उसमें क्षेत्र, जो उनके अनुकूल होता है वैसा ही बोलते हैं। बीजेपी सरकार फर्जी इनकाउंटर में भी 1 नंबर पे हो गई, आरक्षण घोटाले में भी 1 नंबर पे हो गई, बहन बेटियों के साथ दुराचार में भी 1 नंबर पे हो गई, और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। जिस तरीके से मंगेश यादव का फर्जी तरीके से इनकाउंटर किया गया, मानवाधिकार को संज्ञान लेना चाहिए और जिन लोगों ने फर्जी तरीके से इनकाउंटर किया है उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। चाहे वो यादव हों, चाहे ब्राह्मण हों, मुस्लिम्स हों, ये ओबीसी हों, जिसको भी है उसको ये निश्चित तौर से उसका घर मकान गिरवाना, उसको गोली मरवाना इन सरकार का काम है। जंगल राज कायम कर रखा है। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हीरो वाजपेयी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। AKD द्विवेदी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, फार्मर डायरेक्टर जनरल हैं यूपी पुलिस के, और सुनील शुक्ला जी बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं, उनसे भी हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मनोज यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मनीष सिंघवी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, आसिम वकार हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और SM अशरफ मेरे साथ मौजूद हैं, जाने माने मुस्लिम समाज के स्कॉलर हैं, विद्वान व्यक्ति हैं। और इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हीरो वाजपेयी जी, पहला प्रश्न आपसे है कि इस तरह के इल्जाम आपकी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार पे लग रहे हैं कि आप जाति देखकर अपराधियों का इनकाउंटर किया जा रहा है। नहीं, देखिए मुझे लगता है ब्रजेश जी, आपने भी जो आंकड़े गिनाए, मुझे लगता है कोई जाति बची नहीं। और पहले देखा जाता था, एक कहावत थी, जाति ना पूछो साधु की, और अब हो गया जाति ही देखो केवल डाकू की। तो मुझे लगता है ये सही नहीं है। और मुझे लगता है कि देखिए, अपराधी है, अपराध जो किया है, और जहां तक तमाम चीजों पे शंका उठाने का सवाल है, एजेंसियों पे शंका उठाने का सवाल है, ये मुझे लगता है हर सरकार में उठता रहा है। कई बार जांचें भी हुई और जांचों में कई चीजें सामने आई, कई सही थी, कई गलत थी। मुझे लगता है इन सब चीजों की जो न्यायिक जांच होती है, न्यायिक जांच होगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन अपराधियों के पक्ष में खड़े हो जाना, उन जो लोग शहीद, इस पूरी मुठभेड़ों में हमारे 18 पुलिसकर्मी शहीद हुए, किसी ने जात नहीं पूछी, ना जात बताने की कोशिश की।
कि भाई वो लोग जो शहीद हो गए इन मुठभेड़ों में उनका क्या? केवल आप अपराधियों के पक्ष में खड़े होंगे, उन्हीं की जाति देखेंगे, उन्हीं के लिए बात करेंगे, और जो पुलिस बल है, जो लड़ता है, जो आपकी सुरक्षा करता है, जो आपके लिए शहीद हो जा रहा है, उसकी जाति का कोई मतलब नहीं है। तो क्योंकि वो अच्छा एक नैरेटिव इस बात का है और डेटा भी इस बात को विश्लेषित करता है वाजपेयी जी कि मुझे लगता है इन सब चीजों मुसलमान कानून को अपना काम करने देना चाहिए। कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। अरे आपकी कम्युनिटी भी नंबर 2 पे है जिनके ज्यादा इनकाउंटर हैं, आप तो कभी बोलते ही नहीं हो। नहीं ब्रजेश जी, उसी कम्युनिटी से आप भी आते हैं, दर्द आपके भी होगा उतना ही। ऐसा पर आपका दर्द तो मुझे दिखा ही नहीं कि आपकी कम्युनिटी के इतने 17 कम से कम, कभी तो बोलो। देखिए, क्योंकि कम्युनिटी बेस्ड अपराध की कोई कम्युनिटी नहीं है। जैसे आपने कहा आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं है, लेकिन अपराध की कोई कम्युनिटी नहीं। अपराधी किसी भी वर्ग से हो सकता है, और मुठभेड़ होगी तो मारा भी जा सकता है, और पुलिस बल पे गोली चलाएगा तो आज डीजीपी महोदय ने कहा पुलिस भी गोली चलाएगी। तो इसके बारे में कोई भी बहस करना, भारतीय जनता पार्टी को लगता है अपराध पे बहस करने, अपराधी की जात पे ऐसा बहस क्यों लग करना, रहा है कि आप मुझे खुद लगता है चाहते हैं कि इस बहुत ही मामले की हल्का चर्चा मामला है। हो, इस पर बात हो, इस पर डिबेट्स हो, इस पर विपक्ष भी राजनीति करे, वरना कोई कारण नहीं था कि डीजीपी हेडक्वार्टर या होम डिपार्टमेंट या एसटीएफ अपराधी को वाजपेयी जी मनोमंडित करने जैसा है। एक खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और बताते कि घटनाक्रम ये था, ये मंगेश के खिलाफ एविडेंस है, ये सीसीटीवी है। का दायित्व तो नहीं है, ये सरकार की एजेंसियों का तो दायित्व। क्यों नहीं कर रहा है, वही तो मैं जान रहा हूँ। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे हैं डीजीपी? भारतीय जनता पार्टी ना एनकाउंटर में तो डीजीपी को बताना चाहिए कि इसलिए ऐसे किया है। सरकार की एजेंसियां हैं, पुलिस अपनी सफाई देगी। न्यायिक जांच की मांग, न्यायिक जांच बनी है, मजिस्ट्रेट के सामने तथ्य सामने आ जाएंगे। अभी घटना की पूरी जानकारी आपको लग रहा है भारतीय जनता पार्टी वहां एनकाउंटर करने गई थी क्या, जो एक एक चीजों को बताएगी? तो आप सत्तारूढ़ दल हैं, आप नहीं बताएंगे तो फिर मैं किससे पूछूं? क्योंकि डीजीपी 2 लाइन बोल के निकल गए, पुलिस कुछ बोल नहीं रही, कह रहे हैं एसटीएफ ने किया है, तो मैं किससे पूछूं? नहीं, क्यों नहीं बोल रही? पुलिस ने बोला, घटना के हमको बताया, हर चीज पुलिस, न्यायिक जांच हो रही है ना, सब चीजें सामने आ जाएंगी। और ऐसा ये पहला इनकाउंटर नहीं हुआ ब्रजेश जी, आप बहुत लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, सैकड़ों इनकाउंटर तमाम सरकारों में, और अपराधी जब नहीं मानते तो मुठभेड़ में पुलिस पे गोली चलाएंगे, तो यही असर होगा। जब नहीं मानते हुआ, बसपा सरकार में हुआ, सपा सरकार में, और तमाम कांग्रेस सरकारों में भी हुआ है। शुक्रिया आपका वाजपेयी जी, मेरे साथ मौजूद रहिएगा। लेकिन डीजीपी हेडक्वार्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की इस मामले पर? यह सवाल आपसे हमेशा पूछा जाएगा। बीजेपी भले न जवाब दे, लेकिन आपकी सरकार है, जवाब तो आपको देना पड़ेगा। पूछने जाएंगे तो बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। ऑल राइट, मैं मनोज यादव को आमंत्रित करता हूं, समाजवादी पार्टी जो यूपी का लार्जेस्ट अपोजिशन है उसके प्रवक्ता है। मनोज जी, स्वागत आपका। किस एविडेंस के आधार पर आपकी पार्टी लगातार ये दावा कर रही है कि मंगेश यादव को इनकाउंटर में नहीं बल्कि पकड़कर मारा गया? एकंगा काम करती है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, एक आंख बंद करके काम करती है योगी सरकार। 3 लोग थे जिनको पकड़ा गया, 2 के टांग पे गोली लगी और 1 के 5 या 6 गोलियां लगी, जिसमें शायद 2 सर पे लगी और बाकी पेट में लगी। सुबह सुबह कितने बड़े निशानेबाज हैं स्पेशल ठाकुर फोर्स के वो काम करने वाले सिपाही दरोगा। मैं इस पर ये बात इसलिए कह रहा हूँ, शूटर की एक टीम बना रखी है। शूटर मतलब समझते ही हैं, शूटर कौन होते हैं? शूटर की एक टीम बना रखी है उत्तर प्रदेश के दुर्दांत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। दुर्दांत शब्द का मैंने इसलिए प्रयोग किया, आज तक उत्तर प्रदेश के इतिहास में कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं हुआ जो इतना कठोर हो। आपने कितनी बार पूछा हीरो वाजपेयी जी से कि प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की डीजीपी ने, क्यों पुलिस ने इस पे कोई बात नहीं रखी? क्यों रखे जब अगले दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जाके अंबेडकर नगर और पता नहीं किन जिलों से जाके वो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता को बहुत तकलीफ है जो उनकी जाति का डकैत मारा गया। तो काहे के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे भाई? जब खुद मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, मंच से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, तो क्यों करेगा कोई डीजीपी इस तरह की बात? इसलिए इस तरह हुआ कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, मुख्यमंत्री। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या एविडेंस है आपके पास जिस आधार पर आप ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि ये किलिंग है, ये हत्या है, इनकाउंटर नहीं? एविडेंस दीजिए। मंगेश पे जो अब तक केस पुलिस ने स्थापित किए हैं कि इससे पहले इस पे केस थे, वो चोरी के हैं, और चोरी के केस पे कितने की सजा? 1 साल से 5 साल तक। वो कोई दुर्दांत अपराधी तो था नहीं, और दुर्दांत अपराधी हत्यारा डकैत होता तो कोई बात मैं समझता कि हाँ ये बात ठीक है। अच्छा, सारे किसी को कुछ नहीं हुआ, जितने भी उसमें अभियुक्त थे, मैं किसी जाति का नाम नहीं ले रहा हूँ,
जितने भी अभियुक्त थे, किसी को कुछ, किसी टांग में लगी, कोई आपने कहा अपनी जमानत कटा के अंदर चला गया। ये सोची समझी रणनीति थी। और किनकी? यूपी सरकार के शूटर्स की। और यादव को इसलिए मारा क्योंकि योगी आदित्यनाथ जानते हैं कि अगर इस कम्युनिटी को हम बदनाम कर देंगे, इस कम्युनिटी को अगर हम जितना ज़्यादा बदनाम कर देंगे, उतना ही ज़्यादा हमारी चुनावी राजनीति आसान हो जाएगी, जवाबदेही। आप लोगों ने या फैमिली ने कोई एविडेंस मांगा पुलिस से? नहीं, कुछ मिला एविडेंस आप लोगों मैं को? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एविडेंस पे काम समाजवादी पार्टी और हमारे वर्कर्स कर रहे हैं और ढंग से कर रहे हैं। तो क्या करोगे? एक एक एविडेंस जुटाने की कोशिश की जा रही है। कोर्ट जाओगे? नहीं, कोर्ट भी जाएंगे और समय आने पे हिसाब भी करेंगे। ये तो वही धमकी वाली भाषा है। नहीं, हिसाब का मतलब क्या? इनकाउंटर क्या होता है पता है? बताया जाएगा। आप लखनऊ में पत्रकारिता कर रहे होंगे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, नवनीत सिकेरा जी एसएसपी थे, सुन रहे होंगे कैसे दिन दहाड़े कैसे मुठभेड़ की जाती है किसी सातिर माफिया से, किस तरह से की जाती है, वो हमसे सीख लेते। छोट भैया, चोरी करने वालों को इनकाउंटर करते हो। जो भी गया, जितने भी अपराधी थे दुर्दांत, उनके उन पे इनकाउंटर हुआ। नाम तो बताओ। इनकाउंटर, अरे बहुत सारे लोग हैं, एक आध बता देते। रमेश कालिया का हुआ इनकाउंटर, पश्चिम में हुआ तमाम सारे ऐसे दुर्दांत अपराधियों का जो अपराधी थे। ऐसे एविडेंस बेस्ड बात करो। नहीं, मैं तो बात करता हूं जिसको समझना हो, ब्रजेश जी समझ जाता है। लेकिन एक बात बताइए, आखिर यादव को मार के क्या मिला योगी आदित्यनाथ को? नफरत के सिवा क्या मिला? और उसकी चोरी की सजा, मैं एक पल के लिए मैं कुछ नहीं मानता, उसकी बहन कह रही कुछ भी, कोई कुछ भी कहे, मैं मान लेता हूं एक पल के लिए कि उसने चोरी की होगी। कितनी सजा उसको देता कोर्ट? मौत देता। किसी को आप मौत के घाट उतार, पैदा नहीं कर सकते हो एक इंसान, जो मर जाता है उसको कोई जिंदा नहीं कर सकता। आप मार दोगे, इससे लॉ एंड ऑर्डर सही करोगे तो हजारों इनकाउंटर। तो आपका कहने का तात्पर्य है कि पॉलिटिकल मैसेज देने के लिए ये किलिंग करवाई गई। इसके साथ एक चीज और है, नफरत। पर एविडेंस तो दो ना, नफरत भी है। वो नहीं था घटनाक्रम में, इसका कोई एविडेंस है? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। मैं कह रहा हूं डिबेट इस बात पे करते हैं कि वो था। ब्रजेश जी, बात तो उसके यादव होने की नहीं है। मैं लड़ाई तो ब्राह्मणों के लिए भी आपके चैनल पे लड़ा हूं। इनकाउंटर जब उनका वो आजमगढ़ का वो था, उस पे तो मुकदमे थे, तब भी मैं कहा कि ये कौन सा तरीका है कि किसी को मौत के घाट उतार दिया जाए? ये नहीं है तरीका। आप क्या बुलडोजर पालिका या शूटर पालिका रख के न्यायपालिका को धता बता रहे हो? मैं आपके चैनल के माध्यम से न्यायपालिका से अनुरोध कर रहा हूं, अपील कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आप लोग सोते रह गए ना तो ये दुर्दांत कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश में शासन करने वाला हो सकता है आपके भाई भतीजों को उठा ले जाए और इनकाउंटर। धन्यवाद मनोज जी, शुक्रिया। मैं ऐसे लोग दूसरे चरण में आपके बाकी रहे हैं। विचारों को सम्मिलित करूंगा। मेरे साथ यूपी पुलिस के फॉर्मर डीजी AKD द्विवेदी साहब मौजूद हैं। द्विवेदी जी, शुक्रिया आपका। ये पिछले 6-7 दिन से जो घटनाक्रम चल रहा है, निश्चित तौर पर आपके संज्ञान में आया होगा। इस पूरे घटनाक्रम को जो लूटकांड हुई वो, और उसके बाद का ये सरेंडर, कोई जमानत कटा के जेल चला जा रहा है, किसी को इनकाउंटर में कोई पुलिस मार गिराती है, इस पूरे घटनाक्रम को आप किस नज़रिए से देखते हो? वीरेंद्र जी भी आ गए हमारे साथ, डिबेट में जुड़ चुके हैं। जी द्विवेदी साहब, गो अहेड। हाँ मिश्रा जी, ये जो घटना हुई है और STF के द्वारा जो एनकाउंटर हुआ है, मेरा संक्षेप में यही कहना है कि पुलिस को अपना काम जाति और धर्म या इन चीजों को देखे बिना निष्पक्षता से करना चाहिए। बहुत ही साफ सुथरे ढंग से एविडेंस को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए जो है। और काम जब साफ सुथरा होगा तो जनता का पुलिस पर विश्वास बढ़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बात और कहूंगा, ये मुठभेड़ हुई है या जो सुल्तानपुर में करोड़ों रुपए की डकैती हुई है, उसके इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ है, तो इन्वेस्टिगेशन अभी अधूरा है। अधूरे इन्वेस्टिगेशन में रोज की बातों की प्रगति मीडिया के माध्यम से जनता को नहीं दी जाती है। कुछ चीजें बचा के रखा जाता है, क्योंकि अगर सारी जानकारी मीडिया के माध्यम से लोगों को दी जाएगी तो उसका अपराधियों को लाभ मिलता है। इसलिए कुछ चीजों को पुलिस जनता वो मीडिया के माध्यम से जनता के सामने नहीं लाती है। ये इन्वेस्टिगेशन के हित में होता है जो उचित है। दूसरी चीज एक और भी है, अपने यहाँ लोकतंत्र है। लोकतंत्र में तमाम राजनीतिक पार्टियां तमाम घटनाओं को अपने अपने नजरिए से देखती हैं, राजनीतिक चश्मे से देखती हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है।
विपक्ष अपनी बात कहता है उसका सम्मान होना चाहिए, लेकिन एक चीज और भी है, जहां कहीं भी मुठभेड़ में कोई अपराधी मारा जाता है तो उसकी एसओपी बनी हुई है। एसओपी में यह भी है कि तुरंत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को सूचना दी जाती है, घटना की मजिस्ट्रियल जांच होती है। तो जब भी ये जांच वगैरह शुरू होती है तो जो लोग पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं वो अपने पक्ष की बातें या जो साक्ष्य उनके माफिक है वो जांचकर्ता अधिकारी या मजिस्ट्रेट के सामने रख सकते हैं। दूसरी चीज, अभी बात आ रही है, कोर्ट के दरवाजे सभी के लिए खुले हुए हैं। अगर किसी को संदेह है कि पुलिस कर्मियों ने हत्या किया है, मैं इसको नहीं कह रहा हूं, अगर किसी को संदेह है तो कोर्ट में भी जाकर के अपनी बात कह सकता है। मैंने पहले कहा पुलिस को अपना काम निष्पक्षता से करना चाहिए, बिना जांच धर्म को देखे करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद सर, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को हम सम्मिलित करेंगे। मनीष हिंदवी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। मनीष जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज आपकी पार्टी के अध्यक्ष मंगेश यादव के आवास पर भी गए थे और आपकी पार्टी का आरोप है कि ये राजनीतिक विरोधियों की हत्या की जा रही है। ये एक बेहद गंभीर आरोप है जो एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लगा रहे हैं। आपके पास एविडेंस हैं या फिर ये राजनीतिक आरोप? ब्रजेश जी, मैं 2-3 बयानों से अपनी बात शुरू करूंगा। ठोक डालो, मिट्टी में मिला देंगे, अगले चौराहे पर यमराज मिलेगा। और एकदम किसी भी निष्कर्ष पे मत पहुंचिएगा। ये किसी अपराधी का बयान नहीं है, ये माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बयान है जो सदन में उन्होंने दिया है। ये जितने आपराधिक बयान जितने मैंने बताए, तो ये आप इससे उनकी मंशा समझिए, उनकी सोच समझिए कि कैसी है उनकी। तो एक्चुअली क्या है कि हम संविधान से गवर्न होने वाले देश हैं, लोकतंत्र हैं हम। हमें रूल ऑफ लॉ यानी कानून का शासन स्थापित करना है। योगी जी पहले दिन से जब आए तो यहाँ पर पुलिस का शासन स्थापित करना चाहते थे। अब मैं अपने अध्यक्ष के बयान पर आता हूं। तो जब पुलिस का शासन स्थापित होगा तो पुलिस क्या करेगी? निरंकुश फोर्स किसकी है? जिसका डर कायम हो पुलिस का, तो उससे अपने जो राजनीतिक विरोधी हैं उनको आप डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, उनके घर पे बुलडोजर भेज सकते हैं, गिरा सकते हैं, उनका एनकाउंटर करा सकते हैं, फिर वो आपके लिए बहुत मुफीद है। तो इस तरीके का शासन उत्तर प्रदेश में एस्टेब्लिश किया गया योगी आदित्यनाथ जी द्वारा, जो उनको फायदा क्या जाति देखकर इनकाउंटर हो रहे हैं, ऐसा आपको लगता है? अब जो, और अगर है तो इसकी सबसे ज्यादा कंप्लेन तो मुसलमानों को करनी चाहिए, बिल्कुल, और दूसरे नंबर पर वाजपेयी जी की कम्युनिटी को बिल्कुल करनी चाहिए और इस बात पर बात उठनी चाहिए। अभी फिलहाल जो हुआ है सुल्तानपुर वाले लूट के बाद जैसा हुआ है, जो मामला चल रहा है, देखिए मंगेश, एविडेंस दीजिए कि मंगेश का मर्डर हुआ। एविडेंस के परिवार के लोग कह रहे हैं कि रात में 2 बजे उसको गिरफ्तार करके ले गए। हाँ, इसको क्रमबद्ध तरीके से बताया जाना चाहिए। भाई रात में 2 बजे गिरफ्तार करके ले गए, तो अगर गिरफ्तार करके नहीं ले गए, उठा के ले गए। अरे मैं की बात, गिरफ्तारी अलग बात होती है। गिरफ्तारी में आपकी जवाबदेही होती है। सुनिए, हम लोग उठाने में कौन सी जवाबदेही? एक्चुअली क्या है, हम लोग जिस तरीके के शासन की बात कर रहे हैं उसमें यही सही शब्द है कि उठा के ले गए। हम जिस शासन में गिरफ्तार करके आपको कोर्ट में पेश करना होगा, तो उठा के ले गए। उठाने में कोई पेश नहीं है। और तो फिर 2 दिन बाद उसका मृत शरीर मिला, तो ये तो हत्या है। और पुलिस अब कहानी गढ़ रही है कि साहब वो मोटरसाइकिल से आया। अगर मोटरसाइकिल से आया था तो आप रात में किसको ले गए थे? भाई एसटीएफ के ऊपर फायर पे फायर झोंक रहा था वो। मैं यही तो जवाब क्या कर देंगे? यही तो बात आ गई। एक मिनट यही तो बात आ गई। सुनिए, कर रहा था ना। अगर वो फायर कर रहा था, अगर वो फायर कर रहा था एसटीएफ के ऊपर, तो उस रात में जिसको उठा के ले गए थे वो कौन था? वो जो उसका परिवार बता रहा है कि रात में उठा ले गए। तो अगर उठा ले गए तो आपके पास था, फिर वो कहां से मोटरसाइकिल से आया और कहां से गोली चलाने लगा? पिस्टल उसको कहां से मिल गई? ये कौन सा फिल्म खेल भागा? छीन के भागा? नहीं, ये नहीं कह रहे हैं वो। अच्छा, नहीं कह रहे, ये नहीं कह, वो तो कह रहे हैं कि वो मोटरसाइकिल से जा रहा था, मैनेज कर लिया हो किसी के थ्रू, गिलाओ पिस्तौल। अरे भाई वो तो कह रहे हैं, वो ये बता रहे हैं एसटीएफ में पिस्तौल मैनेज हो जाएगी। नहीं एसटीएफ संभावनाओं पर नहीं, संभावनाएं तो आप उसको ऐसे क्यों? अरे संभावनाओं में अपनी कहानी में फंस जाएंगे। अच्छा। वो तो ये कह रहे हैं वो तो कहीं से आ रहा था। नहीं, मुझे सफाई नहीं चाहिए, मैं तो केवल पॉसिबिलिटीज पे बात कर रहा हूं। पॉसिबिलिटीज कह रहा हूं, सारी पॉसिबिलिटीज में एसटीएफ को फंसना ही फंसना है। जिस दिन निष्पक्ष न्यायिक जांच हाईकोर्ट के किसी सिटिंग जज से कम होनी चाहिए, और जिस दिन होगी उस दिन एसटीएफ अपने ही जाल में फंसेगी। क्योंकि जो कहानी वो बता रही है और जो मंगेश यादव के घर वाले बता रहे हैं, दोनों में कहीं कोई मेल नहीं है। आपके प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि यह हत्या है। हम तो यहाँ मैं तो कह रहा, अच्छा ये बताइए, जिसको घर से उठा लिया गया
तो आप उसको थाने में बंद कर देते, उसको कोर्ट में पेश करते। उसको अगर आपने मार दिया तो उसको तो हत्या ही कहेंगे। ऑल राइट, मेरे साथ आसिम वकार भी जुड़े हुए हैं, MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। वकार साहब, स्वागत है आपका। ये लिस्ट आई है और इसमें आपने देखा होगा कि 2017 से 2023 के बीच मोर देन 69-70 मुस्लिम कम्युनिटी से जुड़े हुए अपराधी मारे गए। और अब आरोप अपोजिशन का लग रहा है कि एक जाति विशेष के लोगों को अपराधी बताकर इनकाउंटर में किलिंग की जा रही है। आपको इन आरोपों में दम लगता है, या फिर ये राजनीति से प्रेरित बात है, या फिर पुलिस अपना काम कर रही है? ना देखिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपने सलाहकारों और अपने अधिकारियों के मशवरे पर प्रदेश चला रहे हैं। उनको जो बेहतर सलाह दे रहा है, जो बेहतर मशवरा दे रहा है, वो उस हिसाब से काम कर रहे हैं। जो अपराधी हैं वो मारे जा रहे हैं सर। अपराध के खिलाफ आप भी हैं, हम भी हैं। कोई भी आदमी 100-200 साल की उम्र लिखा के लाया नहीं है। सबको एक वक्त में मरना होता है। हम भी मरेंगे सर, हमारी भी 100-200 साल की उम्र नहीं है। 27 में सत्ता पलट जाएगी। ये फिलासफी सुनिए तो सर, अभी फिलासफी नहीं, बहुत बढ़िया बात बोलने जा रहा हूँ। 27 में सत्ता पलट जाएगी, अखिलेश जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ऐसे कैसे? सुनिए, अरे सर कौन बनेगा फिर यहाँ? तो पलटेगी आपको? ऐसा सुनिए तो, बिल्कुल पलटेगी सर, सत्ता पलट जाएगी, अखिलेश जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। और फिर अगर कोई हमारे जैसा थोड़ा सा कमज़ोर दिमाग का आदमी उनका सलाहकार बन जाएगा तो फिर हम भी अपराधी मरवाएंगे सर। अपराधी मरवाने पे आप मना नहीं कर सपा सकते। ज्वाइन कर ली? नहीं सर, मतलब ये है कि अपराधी मरना चाहिए। इनके जैसा ये नहीं है। अपराधियों को मारने में क्या दिक्कत है? आप मार रहे हैं, बढ़िया है। आप कितने मारेंगे? 2, 4, 6, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000, 24 करोड़ की आबादी है सर। तो अपराधी अखिलेश जी भी मारेंगे। ये क्या बात हुई? अच्छा, अपराधी नहीं मरना चाहिए? मतलब अखिलेश योगी जी मार रहे हैं। कानून। नहीं सर, योगी जी मार रहे हैं तो बैठकर सब बीजेपी वाले सब बड़ा तारीफ कर रहे हैं। और अगर दूसरा मुख्यमंत्री अपराधी मारेगा तो मतलब वो सवाल पूछा जाएगा। बुलडोजर, एक साहब ने कहा बुलडोजर अवैध संपत्ति पे चल रहा है, मुहित खान की संपत्ति पर। हमने कहा साहब 72 साल का आदमी बलात्कार के केस में फंसा के उसका गिरा दिया। कहने के नहीं, 72 साल का था, बलात्कार किया था। हमने कहा कर तो 80 साल का भी सकता है। तो सत्ता की बात है सर, 85 साल का बलात्कार कर देगा। और रही बात अवैध संपत्ति की, देखिए पूरे देश की एक एक इंच जमीन देश की है, देश की सरकार की है। अब तो सरकार तय करेगी किसकी वैध किसकी अवैध। तो MIM वाले, अरे पूरी बात सुनिए। MIM वाले सपा की सरकार ला रहे हैं। अरे सर पूरी बात तो सुनिए। 2 घायल हो गए एनकाउंटर में, 2 घायल हो गए, 1 सरेंडर हो गया। सोना कहां है? लूट का सोना कहां है? नहीं मिला। कैसे मिलेगा सर? जिसके पास था वो मर गया। समझिए बात को, जिसके पास सोना था वही मर गया। पर उसके घरों की हालत देखो मंगेश की, ऐसी नहीं कुछ पापा। अच्छा एक काम कर लीजिएगा, बड़ी खराब पुअर हालत। मैं तो फिर आपसे कह रहा हूं, फैमिली तो उसकी बड़ी खराब। सर मैंने बहुत बड़ी बात कह दी, समझ आप भी गए, पैनल के सब लोग समझ गए, पूरे प्रदेश में जो सुन रहे वो सब समझ गए। सोना नहीं मिलेगा। क्यों? मर गया ना, उसी के पास तो था। तो विपिन सिंह बताएगा ना, जो सरेंडर की जेल में। नहीं, उसी के पास था सोना, मर गया। ये किसने बताया आपको? नहीं, हम अंदाजा लगा रहे हैं। अंदाजा देखिए सर, सब पुलिस भी तो आदमी ही है सर। ऐसा तो है नहीं कि चांद वांद से आए हैं सब पुलिस वाले या IAS IPS। सर हम लोग सब अंदर से काफी ह्यूमन बीइंग है सर। भरा हुआ आपके तो भीतर दिख रहा है सर। सर काफी ज्यादा सर 3 या 4 लोग आए थे जिन्होंने अतीक अहमद की हत्या कर दी। बहुत दुर्दांत अपराधी की हत्या की थी, बहुत दुर्दांत अपराधी की। मैंने पहली बार जिंदगी में, एक तो मैं कमजोर आदमी, मुझे कुछ नाम याद नहीं रहते, मैं तो बहुत दूर रहता हूँ। टेलीविजन पे आपके मैंने खबर सुनी कि जिगाना पिस्टल, टर्की, मेड इन टर्की, पहली बार यूज हुई। सर STF ने ये जानकारी कहीं से क्यों ना अपराधियों से कि जिगाना दी किसने? आज तक नहीं। जिगाना पिस्तौल होती? हाँ, किसने दी? नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपसे। इतने 2 अपराधी देश के बड़े बड़े प्रदेश के मार दिए गए, दुर्दांत आतंकवादी टाइप के लोग। वो जिगाना नहीं सर अभी कहां? ओके, जिगाना पिस्टल किसने दी थी? मैं STF से सवाल पूछ रहा हूं सर, और ये सवाल आपको पूछना चाहिए। और ये DGP साहब बैठे हुए हैं, इनसे पूछिए
कि क्या पुलिस का काम ये नहीं था कि जिगाना पिस्टल की बरामदगी करके उसके जो सप्लायर उन तक पहुंचे? स्पेशली मेरी तरफ से पूछ लीजिए। ठीक, मैं पूछ लूंगा। नहीं अभी पूछिए सर, नहीं सर अभी पूछिए वरना बात खत्म हो जाएगी। अच्छा ठीक है, 10 सेकंड। द्विवेदी साहब, इनकी बात में कुछ है दम, आपको लगता है? कुछ तथ्यपरक सवाल किए हैं? बातों को सुन रहा हूँ, तमाम फिलोसफिकल बातें कर रहे हैं, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। ये जिगाना वाला थोड़ा लेकिन क्लियर कीजिए। जिगाना पिस्टल कहाँ से आया, कैसे आया, मैंने पहले ही कहा इन्वेस्टिगेशन में सारी चीजें शुरू में तो नहीं बताई जाती, इन्वेस्टिगेशन के दौरान। बाद में क्या हुआ हमें इसकी जानकारी नहीं। मैं एक लाइन और बोल दूं, मैं एक लाइन, मैं डीजीपी साहब जवाब आप किया, बहुत शुक्रिया आपका। मैं एक लाइन और बोल दूं, मुख्यमंत्री जी तो अच्छा काम कर रहे हैं, अपराधियों को मार रहे हैं, अवैध जमीनें खाली करा रहे हैं। सर मैं मुख्यमंत्री जी की तारीफ करूंगा। आप गुगली फेंक रहे हो सर, थैंक यू सर। बात तो सुनिए पूरी। नहीं सर, अब कंप्लीट करो। मेरी बात ही गरीब आदमी की सुन रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? लगातार बोलते जा रहे हो। क्यों बुलाया आपने मुझे? लगातार 4 मिनट से बोल रहे हो आप। अरे सुनिए तो सर, मैं तो मुख्यमंत्री अच्छा, जी की 10 सेकंड में खत्म करो। हाँ, मुख्यमंत्री जी की मैं तारीफ करूंगा कि अगर सारे मुख्यमंत्री इन्हीं की तरह हो जाएं तो प्रदेश और देश अपराध मुक्त हो जाएगा सर। और मैं तो अखिलेश जी से कह रहा हूं, मैं राहुल जी से कह रहा हूं, प्रियंका जी से कह रहा हूं, ये बिल्कुल अपराधी ऐसे ही मारना चाहिए। सुनील शुक्ला जी को साथ हूं उनके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया। मैं दूसरे चरण में आपको फिर मौका दूंगा। सुनील शुक्ला जी उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं और पिछले 30 साल से अधिक वक्त से यूपी की पत्रकारिता में सक्रिय हैं। सुनील जी, आपका बहुत स्वागत और धन्यवाद हमें समय देने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जिस तरह के आरोप लग रहे हैं कि यूपी की एसटीएफ या यूपी की पुलिस जातिवाद का शिकार हो रही है और जाति के हिसाब से अपराधियों का या तो इनकाउंटर हो रहा है और या सरेंडर हो रहा है, इन दावों को आप एक पत्रकार के तौर पर किस तरह से देखते हो? धन्यवाद ब्रजेश जी। इस डिबेट की शुरुआत में आपने कुछ आंकड़े रखे कि जो अभी तक इनकाउंटर्स हुए हैं, इनकाउंटर में जो आरोपी मारे गए हैं, आप उनको जब तक वो अगर अदालत ने अगर कोई आदेश नहीं दिया है तो आप उनको अपराधी नहीं कर सकते। आरोप, इनको सजा देने का अधिकार केवल अदालतों को है। अदालतों के अलावा किसी को अधिकार नहीं है। अगर इसके अलावा कोई व्यक्ति कोई घटना होती है तो हत्या ही है। क्या भारतीय जनता पार्टी जो बंगाल बंद का आह्वान करती है पुलिस एक्शन पर, वह वहां पे क्यों नहीं समर्थन में खड़ी हो जाती? पंजाब बंद का आह्वान करती है पुलिस एनकाउंटर को लेकर के, क्यों नहीं खड़ी हो जाती उसके पक्ष में? 2019 में हैदराबाद में एक चिकित्सक महिला के सामूहिक बलात्कार और हत्या के बाद 4 लोगों को पुलिस ने मार दिलाया था। क्या भारतीय जनता पार्टी उसके पक्ष में खड़ी थी? और सभी 10 के 10 पुलिसकर्मी जेल में हैं। आज उत्तर प्रदेश में सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी या अधिकारी जेल में है जो विभिन्न मुठभेड़ों में शामिल रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में है वो, और कितनों मामलों को लोगों की सजा हुई है। कैसे आप इस मामले में कैसे साबित किया जा सकता है कि जाति देखकर यूपी एसटीएफ इनकाउंटर कर रही है या अपराधियों को मार रही है? जो आपने आंकड़े दिए हैं, आप या तो उसका खंडन कर दीजिए। नहीं, मैं क्यों खंडन करूं, वो सही आंकड़े हैं। नहीं, कैसे खंडन? या तो आप खंडन कीजिए कि साहब जो 20 अपराधी हैं या तो मुसलमान ही अपराधी हो रहे हैं या यादव ही अपराधी हो रहे हैं, आरोपी हो रहे हैं, विभिन्न मामलों में शामिल है वो। या आप ये कहिए जिस तरह से अंग्रेजों ने कुछ मार्शल कॉमेट डिक्लेयर कर दी थी, अभी कर दीजिए, स्वीकार कर लेगा हर आदमी। आप ये सवाल इस बात का, जो लोग मारे, जिन लोगों की हत्याएं हुई हैं, मैंने पुलिस कैसे किसी को मार दी, किसे स्वीकार कर लेंगे इस बात? दूसरी चीज ये है, आप देखिए समाज ने क्या इस तरह के मुठभेड़ों को कभी स्वीकार किया? आप ईश्वर प्रताप सिंह का दौर याद कीजिए। उनके भाई माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सीएसपी सिंह साहब, वो शंकरगढ़ के जंगल में उनकी हत्या हुई थी। बड़े पैमाने पर लोगों के उन डाकुओं के खिलाफ अभियान चलाया गया। क्या समाज ने उसको स्वीकार कर लिया? विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के अगले चुनाव में लोगों ने जय जयकार कर दी। इस तरह की हत्याओं को समाज स्वीकार नहीं करता। अगर आप एक कानून का राज चाहते हैं तो आप कानून सम्मत तरीके से आप फांसी दिलवा दीजिए उनको। आप इसको एनकाउंटर नहीं, किलिंग मानते हैं? एकदम है। एक इनकाउंटर कैसे हो सकता? इनकाउंटर का अधिकार किसने दिया आपको? तो ये डीजीपी क्लेम कर रहे हैं कि आमने सामने गोली चल रही थी। नहीं, आपके क्लेम उसके आप भी साक्ष्य दे दीजिए। आपने जो फोटो छप रही है कि एक पुलिस अधिकारी चप्पल पहन के वहां खड़े हैं, आप बताइए ना। मैं नहीं जानता कि वो गलत है या सही है। हो सकता है चप्पल पहन के इनकाउंटर की ट्रेनिंग हो उनकी। नहीं, बहुत अच्छी बात है। इनकाउंटर की ट्रेनिंग होनी क्यों चाहिए ब्रजेश जी? मैं जानना चाहता हूँ। हाँ, ये भी सही सवाल है कि अपराधियों को सजा देने का अधिकार न्यायालय को है कि आपको है? आपका काम जांच करना है। द्विवेदी जी ने कहा कि मामले की जांच होनी चाहिए और कानून सम्मत तरीके से आप अदालतों में लेके जाइए।
आप क्या कहते हैं कि न्यायिक प्रक्रिया में बहुत विलंब होता है, तो क्यों होता है? उस विलंब को तो आप दूर कर सकते हैं। प्रोसिक्यूशन तो आप हैं, जांच अधिकारी तो आप हैं, आरोप लगाने वाले आप हैं, संग्रह साक्ष्य इकट्ठे करने वाले क्या आप हैं। ऐसी किलिंग अगर को समाज सेलिब्रेट करता है क्या? ऐसा है क्या? आप मानते हो इस तरह? मैं बात सुना नहीं, फिर से जो इस तरह की किलिंग होती हैं या इस तरह के इनकाउंटर्स होते हैं जब अपराधी मारे जाते हैं, समाज का बड़ा दबाव होता है क्या सरकार पर या सिक्योरिटी फोर्सेस पे? आप ब्रजेश जी, जितनी बड़ी घटना मैं कह रहा हूं, 2019 में हैदराबाद में 4 लोग मारे गए जिनके ऊपर एक चिकित्सा महिला के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या का आरोप था, और 10 के 10 पुलिसकर्मियों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जेल भेज दिया। हैदराबाद के लोग, कुछ मुट्ठी भर लोगों ने आज उसके बाद उनके पक्ष में कोई खड़ा होने वाला नहीं है। आप याद कर लीजिए, यही भारतीय जनता पार्टी है जो पश्चिम बंगाल में पुलिस एक्शन को लेकर के पश्चिम बंगाल बंद का आह्वान की है, 1-2 बार नहीं, कई बार। यही भारतीय जनता पार्टी है जिसने पुलिस एक्शन को लेकर के पंजाब में कई बार बंद का आह्वान की है। तो आप किस तरह के इन्वेस्टिगेशन को मानोगे कि अगर ये इन्वेस्टिगेशन हो, जुडिशियल हो जाए, जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन हो, फार्मर जज कर ले, या इस मामले को सीबीआई को रिफर कर दिया जाए? नहीं, सवाल पहले तो ये होना ही नहीं, इसका प्रतिकार नहीं है। ये इसका प्रतिकार नहीं है कि आप किसी कोई इनकाउंटर में हत्या हो जाए उसके बाद आप उसका कहीं कि मैं इसकी न्यायिक जांच करा रहा हूं। ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए अगर आप एक सभ्य समाज बनाना चाहते हैं और कानून का राज स्थापित करना चाहते हैं जी। किसी को कोई आरोपी हो सकता है। शुक्रिया सुनील जी, हमारे साथ कृपया बने रहिएगा। डिबेट के दूसरे चरण में हम आपके बाकी विचारों को स्थान देंगे। एसएम अशरफ मेरे साथ मौजूद हैं और वीरेंद्र जी भी आ गए हैं। अशरफ जी, शुक्रिया आपका। आप मुझे बताओ कि ये जो आजकल इनकाउंटर्स अचानक बहुत ज़्यादा होने लगे हैं, इसको लेकर आप लोग किस तरह, क्या नज़रिया क्या है या किस तरह से देखते हैं लोग इसको? अब चूंकि आज आपने डिबेट का मुझे हिस्सा बनाया है, नज़रिया तो मेरा हमेशा रहा, लेकिन चूंकि कभी मौके नहीं आया कि अपना नज़रिया हम पेश करें, और इसके लिए मुबारकबाद दूंगा अखिलेश यादव जी को कि कम से कम उन्होंने आवाज़ उठाई एक यादव की। अगर किसके पहले कुछ आवाज़ हमारे लिए भी उठी होती तो शायद हमको मौका मिलता अपनी बात रखने का। यहाँ से शुरुआत है, लेकिन मैं बताना क्या चाहता हूँ ये हो क्यों रहा है, किस बैकग्राउंड में हो रहा है। आपको याद होगा कि अभी ताज के पास कुछ लड़कों ने लड़कियों से छेड़छाड़ की। छेड़छाड़ करने के बाद उसमें 17 लोग नामजद हुए। मुख्यमंत्री जी हाउस से क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि हम इनके लिए क्या सद्भावना करेंगे, इनके लिए हम सद्भावना ट्रेन नहीं चलाएंगे बल्कि बुलेट ट्रेन चलाएंगे। तो जब बुलेट ट्रेन चलाएंगे, और नाम किसका ले रहे हैं, पंकज यादव और मोहम्मद अरबाज। आप मैसेज दे रहे हैं अपनी पुलिस को कि ये 2 लोग ऐसे हैं समाज में जो किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, इनको जहां भी मिले इनको ठोक दो। अब मैं आता हूं उस इनकाउंटर के ऊपर जिसकी आप बात कर रहे हैं। मुझे हैरत हो रही है कि पूर्व डीजीपी साहब बैठे हुए हैं, इनको तो बात करनी चाहिए थी इस बात पे लेके कि साहब ये पुलिस का क्या तरीकेकार है, पुलिस कैसे ऐसा करती है। 28 तारीख को ये घटना होती है, 2 तारीख को वो बच्चा जो है अरे उस रात में उठाया जाता है। इनाम कब घोषित होता है 50,000 का? 2 तारीख को नहीं, पहला इनाम 2 तारीख को, पहला इनाम 2 तारीख को, उसके बाद 4 तारीख को 1 लाख रुपए कर दिए जाते हैं। ये कौन सी ऐसी जरूरत महसूस हो गई कि आप उसको इनामी घोषित कर रहे हैं उठाने के बावजूद? ये वो है एक तरह की ऐसी किलिंग है जो शासन सत्ता के सपोर्ट से किलिंग की जा रही है। सवाल किसी यादव, किसी मुसलमान और किसी पंडित का नहीं है। आप लोगों ने तो आवाज मचा के अपने पंडितों पर रोक लगा दी, वरना अब तक आप भी मुसलमानों के बराबर खड़े हुए होते। आज सबसे ज्यादा मुसलमान, बताइए 7 मुसलमान कोई मामूली तादाद होती है क्या? लेकिन हमारी तो आवाज ही खत्म हो गई। ये तो आज मौका पता नहीं क्यों आपने मुझे दे दिया जो कम से कम आके ये बात हम कर रहे हैं, क्योंकि मुसलमान की अपनी लीडरशिप तो कोई बची ही नहीं है, और जो बोलती हो बीजेपी की भी टीम कहलाने लगती है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना हमारे लिए है। लेकिन बहरहाल हमारी संवेदना उस परिवार के साथ है। उसके बाप का कहना बच्चे की यह था कि मैं तो था भी नहीं, और मेरे यहाँ मेरी वाइफ थी और मेरी बेटी थी। 2 बजे रात में उठा के ले गए, वरना अगर शायद उस टाइम थोड़ा सा भी फैमिली में कुछ लोग रहे होते तो ये एनकाउंटर। तो आपके हिसाब से ये एनकाउंटर नहीं, टारगेट किलिंग हो रही है? बिल्कुल किलिंग कर ही नहीं पाते। अगर ये 2 को उठा के ले गए तो पर अभी तक किसी कोर्ट ने पुलिस वालों पर कोई एक्शन नहीं लिया, ना कोई सजा हुई लेती है साहब। 7.5 साल से हैं ये, 5 साल तक दिल्ली के अंदर लोग बंद है, जेलों के अंदर कोई कोर्ट काग्निजेंस लेती? कहां की आप बात कर रहे हैं? कोर्ट कौन सा काग्निजेंस, कौन सा सुओ मोटो लेती है? आज जाने के बाद एक बीरेन जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बीरेन जी भी शायद जुड़ रहे हैं। बीरेन जी जुड़ना, लेकिन चूंकि मुझे बहुत आप प्लीज कंटिन्यू। नहीं, कोई बात नहीं, आप सवाल चूंकि
मैं चाह रहा था कि मेरी बातें आ जाए, मेरा कोई एतराज नहीं। मेरा सिर्फ कहना यह है कि सीधे सीधे जब सरकार की मंशा ये है कि ऐसा मैसेज दिया जाए जिसमें घूम फिर के कहीं ना कहीं से यादव और मुसलमान आए। ओके, बीरेन जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। बीरेन जी, आप मुझे बताइए कि ये जो कुछ घटनाक्रम मंगेश यादव का चल रहा है, इसको लेकर किस तरह की राजनीति हो रही है? आज कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी वहां पर पहुंचे हुए थे। समाजवादी पार्टी ने तो डे वन से बहुत आक्रामक रुख अख्तियार किया है, लेकिन मायावती ने आज एक न्यूट्रल स्टेटमेंट दिया। बीरेन जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? मंगेश यादव के मामले में इस तरह, जी हाँ प्लीज कंटिन्यू प्लीज। मंगेश यादव के मामले में एक तरह का ये संदेश जा रहा है कि जिसको इनकाउंटर में मारा गया वो इतना बड़ा अपराधी नहीं था कि उसका इनकाउंटर किया जाए। और इसमें ऐसा लगता है कि पूरी सरकार को विपक्ष ने घेर लिया है। लेकिन ब्रजेश जी, हमेशा एक सवाल आता है राजनीति में कि अपराधी कोई जाति नहीं होती और जाति देखकर कोई अपराधी नहीं बनता है। अब ददुआ, मलखान और तमाम सारे बड़े बड़े अपराधी पता नहीं किस जात के थे, शायद लोग जानते भी नहीं होंगे। जो लोग पैसा लेकर भाड़े पर हत्याएं करते हैं, सुपारी लेकर किलिंग करते हैं, वो दुर्दांत अपराधी हैं और उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है कि जो मानव वध है वो सबसे बड़ा अपराध है। अगर बेकसूर कोई आदमी मारा जा रहा है तो इससे एक बड़ा कोई पाप नहीं है। और जो जो ये अपराध करेगा उनकी आने वाली पीढ़ियां उस चीज को भोगेंगी, क्योंकि निर्दोष आदमी का कत्ल करना ये इससे बड़ा कोई अपराध हमारे समाज में नहीं माना गया है। अब बात आती है कि जब कोई बड़ी घटना हो जाती है, लूट, हत्या, बलात्कार, तो ऐसे में जो जन आक्रोश है वो तुरंत इंसाफ चाहता है। एक पिक्चरों में शब्द है फैसला ऑन द स्पॉट जी, लेकिन कानून कहता है कि भाई पहले सब सबूत इकट्ठा करो तब फैसला होगा। तो ये फैसला ऑन द स्पॉट वाला शब्द खाली पिक्चर तक सीमित है या आम आदमी के जीवन में या सरकारें कहीं इसको लागू करती हैं? इसकी कोई उपयोगिता है इस देश में? बात आती है कि पुलिस अपराधी मारती है तो ठीक है, उल्टा सीधा मारेगी तो फंसेगी, उसकी आलोचना भी होगी। और आम आदमी ये सोच के नहीं बोलता है कि चलो मारिश तो मारिश, अपराधीन रहा मार दी, अब सही मारिश गलत मारिश ये सब जांच में पता चले। बहुत बार ये सोचकर लोग चुप रह जाते हैं। जैसे अतीक अहमद का मर्डर हुआ था, जैसे वहाँ मारे गए, ऐसे कई सारे इनकाउंटर पे लोगों ने कहा भाई अपराधी था, मारा गया, किस तरीके से मारा गया इस पर ज़्यादा विचार नहीं करना चाहिए जी। अगर आज एसटीएफ जैसी संस्थाएं ना होती तो दुर्दांत अपराधियों का भय भी खत्म ना हो पाता। अब सब काम एसटीएफ 100% सही करती है, इसकी भी कोई गारंटी नहीं ले सकता। लेकिन जो बड़े बड़े माफिया थे, चाहे श्री प्रकाश शुक्ला हो, वीरेंद्र सिंह टाटा हो और संजीव जीवा जैसे अपराधी हो, इस प्रदेश में जितने बड़े बड़े नाम हुए, अगर उन पर अंकुश लगाया किसी ने तो विशेष एजेंसियों ने लगाया। और मुंशी प्रेमचंद ने तो कहा है कि पुलिस जो है वो नेताओं की दासी होती है, जैसा नेता चाहते हैं वैसे पुलिस करती है। तो ये आज से नहीं, हर सरकार में हुआ है, इसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। और ब्रजेश जी थोड़ा कंक्लूड करें आप बीरेन जी, थोड़ा वक्त का अभाव है लोगों का तो थोड़ा कंक्लूड करें और लोगों को संक्षेप में स्वाभाविक है कि लोगों में आक्रोश आएगा जी। देखिए, हम एक चीज कहेंगे कि आखिर अपराधी बनता क्यों है, इस पर क्यों नहीं विचार होता है। हमारे समाज में युवा अपराध की ओर ना जाएं। सबसे ज्यादा अपराधी बनने के मामले में आप अतीत में देखेंगे तो राजस्व से, जमीन से जुड़े हुए विवादों को लेकर तमाम सारे युवाओं ने आगे चलकर अपराध के जगत में कदम रखा है। जमीन को लेकर सबसे ज्यादा विवाद इस प्रदेश में है। तो जितने माफिया, अगर उनका बैकग्राउंड आप देखेंगे तो ज्यादातर जमीन से जुड़े हुए लोग रहे होंगे, कोई विवाद रहा होगा जी। बाकी कुछ लोग होते हैं जो
एक उम्र के बाद फिरौती पैसा लेकर हत्या करना, फिरौती वसूलना, उद्योगपतियों का अपहरण करना, ये सब काम करते थे, लेकिन अब वो सब चीज़ें जा चुकी हैं। बहरहाल आप इन 4 लाइनों से ये समझिएगा कि किसी की भी ज्यादती हो वो ज़्यादा देर चलेगी नहीं। अगर सरकार गलत करेगी तो उस पर भी जनता का आक्रोश उसको झेलना पड़ेगा। वसीम बरेलवी का एक शेर है कि रात तो वक्त की पाबंद है, ढल जाएगी, और देखना यह है कि चिरागों का सफर कितना है, और खुली छतों के दिए तो कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो हवाओं के पर कतरता है। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपनी रिपोर्ट, फीडबैक और ओपिनियन हम तक पहुंचाने के लिए। बहन भाइयों, इस परिचर्चा का दूसरा चरण प्रारंभ करेंगे। मेरे साथ हीरो वाजपेयी मौजूद हैं, यूपी में बीजेपी के प्रवक्ता हैं। वाजपेयी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक फेयर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर सरकार क्यों नहीं करती है, ताकि इस तरह के आरोप जो आपकी पार्टी की सरकार पर लग रहे हैं उन आरोपों से आप बचें, और इसके लिए एक रिटायर्ड किसी हाईकोर्ट की जज की अध्यक्षता में या फिर सीबीआई को ये जांच रिफर कर दीजिए। देखिए ब्रजेश जी, इस तरह के जब भी इनकाउंटर होते हैं और इस तरह की बातें राजनीतिक दल अपना स्कोर करने के लिए, किसी जाति को अपनी तरफ करने के लिए करते हैं। न्यायिक जांच हो रही है, तमाम चीजों का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है सामने। लेकिन देखिए, मैंने एक बहुत बड़ा विषय उठाया कि इन मुठभेड़ों में 18 पुलिसकर्मी शहीद हुए, एक भी पार्टी का प्रवक्ता और एक भी पैनलिस्ट ने उस पर ध्यान नहीं दिया, ना उनकी जाति देखी, ना उनकी शहादत देखी। केवल अपराधियों के पक्ष में लगातार खड़े रहना मुझे लगता है इस पैनल को शोभा नहीं देता। और जिस तरह सपा के प्रवक्ता आदरणीय मुख्यमंत्री को दुर्दांत कह रहे हैं, इस पर मुझे आपत्ति है। वो अपनी भाषा को सुधार लें, अन्यथा फिर हम लोगों को भी कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री एक आदरणीय पद है, हमने कभी अखिलेश जी के बारे में इस तरह कुख्यात और दुर्दांत इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं किया। मुझे लगता है पैनल में बैठने वाले मनोज यादव अपनी भाषा को, अपनी लोकप्रियता का माहौल न बनाए, उस भाषा में सुधार लाएं। और मैं लगातार इस बात पर हूं कि देखिए, मुठभेड़ें होंगी, और ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव सरकार में इनकाउंटर नहीं हुए, पर भारतीय जनता पार्टी ने कभी उसको जाति से नहीं जोड़ा। जातियों की पार्टी की विशेषता है कि वो जाति से जोड़कर उस जाति को वोट बैंक में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो वोट बैंक लगातार टूटता चला जा रहा है। दूंगा समय, अपनी बारी में की जाति वरना टाइम का मैं सब गड़बड़ा जाएगी। इस पर भी आपत्ति है। बहुत शुक्रिया आपका। मनोज यादव जी, 20-30 सेकंड है आपके पास, थोड़ा आज कोऑपरेट करें आप लोग, वक्त कम है। मैं कोई 30 शब्द सेकंड नहीं मुख्यमंत्री जी के लिए कहूंगा, लेकिन ये बात हीरो वाजपेयी जी मुख्यमंत्री जी को समझा दीजिए कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए भी सही शब्दों का प्रयोग किया करें। फिर तो सदन में भी गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते हो, अब्बा तक पे आ जाते हो। अब आप इनकाउंटर की पॉलिटिक्स पे, इनकाउंटर पे ही बोल रहा छोड़ो। हूं। हाँ, अभी उस दिन क्या कहा कि वो नेता को बड़ी तकलीफ हो रही है विपक्ष के कि वो उनकी जाति का नेता मारा। समाजवादी क्या ये मुख्यमंत्री की भाषा है? अगर विपक्ष ने सवाल उठाया तो उनको जवाब देना चाहिए, ब्रजेश जी कि साहब ऐसा है, हम जांच कराएंगे अपने अधिकारियों से कि सिर्फ यादव क्यों मरा। प्लीज इसलिए कहा आज तक उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ जो इस तरह इतने वहसियाना अंदाज में भाषण दे और इस तरह की बात करे। क्या कहा उन्होंने? अरे किस तरह की बात नहीं करते? तो बताओ ना क्या कहा है। यादव, उन पे बुलेट ट्रेन चला दीजिए। आज पता चला ना बुलेट किसको कहते हैं। बुलेट का मतलब होता है कनपट्टी पे सटा के उनके शूटर गोली मार देंगे और वो सर में से इस पार से उस पार हो जाएगी गोली, उसको कहते हैं बुलेट ट्रेन। और सुन लो हीरो वाजपेयी, आज तो कह दिया आपने, लेकिन याद रखिएगा जिस दिन इस कनपट्टी पे पड़ के इधर से इधर निकलेगी किसी आपके वाले को, तो एहसास हो जाएगा कि बुलेट ट्रेन होती क्या है। उनके वाले भी दूसरे नंबर पे हैं। एक सेकंड, उनके वाले दूसरे नंबर पे हैं। उनके वाले दूसरे नंबर पे हैं। ये वहां गुलामी कर रहे हैं। इनके वाले अगर होते तो मुख्यमंत्री की हैसियत नहीं थी। ऑलराइट, मनीष सिंह जी धन्यवाद। थोड़ा आप लोग कोऑपरेट करें, 30 सेकंड आपके पास है। आपको इस आरोपों पे आपको एविडेंस देना चाहिए। गो अहेड प्लीज। आप योगी आदित्यनाथ की कनपट्टी में सटा के गोली धन्यवाद। नहीं, अब रोना मत रो कि मैं योगी आदित्यनाथ जी के लेकर हमारे मित्र कह रहे थे दोनों शांत। मुख्यमंत्री को गोली मार दो और ऐसे हो गया गोली मार दो। हो गया। कौन सा वक्त मुख्यमंत्री को धन्यवाद। वाजपेयी जी रुक जाओ, कहिएगा, डिबेट डिस्टर्ब ना करो। एक सेकंड, इन दोनों की आवाज बंद करिए। एहसास हो जाएगा उस दिन। बोलो।
आरोपों के पीछे आपके पास एविडेंस होने चाहिए मनीष जी। एविडेंस तो साफ एकदम सामने, हम सब देख रहे हैं, उसको दिख रहा है, कहां छुपा हुआ है। रात को उसको उठा के ले जाते हैं, झूठी कहानी बताते हैं कि वो मोटरसाइकिल से आ रहा था, तो आपकी जीप से कब वो मोटरसाइकिल में पहुंच गया, आप बताएंगे कि नहीं बताएंगे? जब उसको आप रात में उठा के ले गए तो उसका तो 7 मुकदमा कोई एक दिन में थोड़ी हुआ, उसके खिलाफ तो 7 भाई, तो वैसे तो 7 मुकदमा, जब मुख्यमंत्री बने तो 37 मुकदमा था इनके खिलाफ, दुर्दांत मुकदमे। आप अगर मुकदमों की बात करेंगे तो जिस दिन आदरणीय योगी जी ने शपथ ली थी तो 37 मुकदमा इनके खिलाफ भी था, केशव प्रसाद मौर्य जी के खिलाफ भी मुकदमा था। वकार साहब, आज थोड़ा सा वक्त का अभाव है, 30 सेकंड का मैं आपके पास समय है। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि अगर कोई आरोप किसी सिक्योरिटी एजेंसी पे लग रहा है कि वो जातिगत आधार पर किलिंग कर रहे हैं या इनकाउंटर्स कर रहे हैं या मार रहे हैं, तो इसका कोई एविडेंस भी तो देना चाहिए। नहीं सर, मैं तो आरोप ही नहीं लगा रहा, मैं इन लोग को कह रहा हूँ आरोप लगा रहा हूँ। सर मैं तो तारीफ कर रहा हूँ, क्या फोर्स है अपने उत्तर प्रदेश की। सल्यूट एसटीएफ को, सल्यूट यूपीपी को और सल्यूट मुख्यमंत्री जी को, वाह। मैं तो सर समर्थन कर रहा हूं। देखिए, हुकूमत के जो पाए होते हैं 4, उनमें 2 पाए कैसे होते हैं सुनिएगा। 2 पाए होते हैं दुश्मन के मुर्दों पे और एक पाया होता है दुश्मन के मुर्दों पे, एक होता है अपने शहीदों पे। समझ गया ना सर? आज हमारे मुर्दे हैं, कल, ठीक सर? ये आप लोग बदला लेने को कुछ ज्यादा उत्सुक दिख रहे सर, तारीफ कर रहा हूं एसटीएफ की। सबके मुंह से ही निकल रहा है अपोजिशन के कि अरे सर देखिए, अच्छा 1 मिनट सर, मैंने कोई गलत बात की? देखिए, मैं कोई गलत बात सर नहीं, मैं लॉजिकली बात करता हूं। ओके, हुकूमत बनाने के लिए उनके मुर्दे चाहिए, अपने शहीद चाहिए। हुकूमत चलाने के लिए उनके मुर्दे चाहिए, आपकी कौन सी आ रही है हुकूमत? सर, हुकूमत बचाने के लिए उनके मुर्दे चाहिए, अपने शहीद चाहिए। आपकी कौन सी हुकूमत आ रही है? सर, आज हमारे मुर्दे हैं, कल हमारे शहीद होंगे। ओके, द्विवेदी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आज उनके शहीद हमारे सर, सब समझा कि डीजी साहब आप मुझे बताओ, द्विवेदी जी। हाँ, मैं 1 सेकंड। नहीं सर, एक मिनट, डीजीपी साहब से पूछिए सोना। सर आप मत पूछो, मुझे पूछने दो। साहब से पूछिए सोना कब आपके सवाल का जवाब सोना कब मिलेगा? हाँ ठीक है सर, आपको क्या लगता है कि कोई इसकी एक फेयर इन्वेस्टिगेशन किसी हायर अथॉरिटी से या किसी प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज करा लें? देखिए, इन्वेस्टिगेशन तो अभी थाने के लोग ही कर रहे होंगे, जो है मेरा अनुमान है। लेकिन अगर किसी को संदेह, जैसा को कुछ वक्ता लोग कह रहे हैं, तो वो कोर्ट जा करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कोर्ट ट्रांसफर कर सकती है इन्वेस्टिगेशन किसी और आप तो पूर्व डीजीपी है सर, आप क्यों? 1 सेकंड सर, बीच में कोई किसी की ना बोले, सबको समय मिला है। सर कंटिन्यू प्लीज। अच्छा, वो सोना मिला नहीं है, सब ये जानना चाहते हैं सब लोग, और मैं भी जानना चाहता हूँ कि आखिर वो लूट का माल गया कहाँ? सर प्लीज। हाँ सर बोलें सर प्लीज। बिल्कुल सही, मैं सहमत हूँ। पुलिस को जो भारत ज्वेलर्स के यहाँ से डकैती में ज्वेलरी गई है, अपराधियों द्वारा लूटी गई है, वो पुलिस को बरामद करके रखना चाहिए, तभी लोगों को तसल्ली होगी। लेकिन अभी भी समय रह गया है, अभी काफी समय शेष है, इन्वेस्टिगेशन शेष है, तो इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाएगा तभी तसल्ली हो पाएगी लोगों को। बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद सर। मैं सुनील शुक्ला जी को आमंत्रित करता हूँ। सुनील जी, पब्लिक एट लार्ज जो हमारा समाज है, उस समाज में क्या संदेश राजनीतिक रूप से जा रहा है? जो कार्यप्रणाली है सिक्योरिटी एजेंसीज की, इसका पॉलिटिकल मैसेज सोसाइटी में क्या है? इसका पॉलिटिकल मैसेज जनता पार्टी लोगों के बीच में देना चाहती है कि वह कानून व्यवस्था का राज बहुत बेहतर तरीके से चला रही है। लेकिन लोगों के बीच में इसका संदेह जा नहीं रहा। इसलिए नहीं जा रहा है कि अगर कानून व्यवस्था इतनी ही मजबूत होती तो जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं, उन आंकड़ों में उत्तर प्रदेश कई अपराधों में पहले नंबर पर नहीं होता। मुठभेड़ से आप कभी अपराधों को रोक नहीं सकते। इस उत्तर प्रदेश में कितने बड़े पैमाने पर मुठभेड़ें हुई हैं, आप याद कीजिए। और बहुत पुरानी बात नहीं, पूरा ये अपोजिशन एक नैरेटिव पुश कर रहा है कि पिछड़े, दलित और मुसलमान टारगेट हो रहे हैं। तो ये तो आपका आंकड़ा ही बता रहा है। जो आप आंकड़ा दिखा रहे हैं लोगों के सामने, जो पब्लिक डोमेन में है, वही इसको साबित कर रहा है कि सबसे बड़ी संख्या में मुसलमान मारे गए, फिर ब्राह्मणों का नंबर है, फिर यादव जी लोगों का नंबर है, फिर ठाकुर साहब लोगों का नंबर। तो आप भी दिखा रहे हैं, आदर्श दिखाया है आपने 35 लोगों को। और जहां अगर आप बात कर रहे हैं ना, 200 से अधिक पुलिसकर्मी जेल में है उत्तर प्रदेश में, और आपने बात कहा कि अगर फर्जी मुठभेड़ है तो उसका साक्ष्य लाने किसका काम है? साक्ष्य लाने की जिम्मेदारी भी तो सरकार की ही है। अगर सरकार ही इस तरह के मुठभेड़ के पक्ष में खड़ी हो जाएगी तो साक्ष्य लाएगा कौन? ये आपको लगता है चेस्ट थंपिंग ज्यादा हो रही है, इस कारण इसका पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश? यह होना नहीं चाहिए। ये तो एक, अगर आप कानून के राज में विश्वास करते हैं
तो इस तरह के पुलिस के हाथों की जा रही मुठभेड़, मैंने मुठभेड़ में मारे गए, इनकाउंटर हो गया। अरे इनकाउंटर हो गया कैसे होता है भाई? या आप इस तरह की शब्दावली का प्रयोग करते हैं? ये कोई ये एक बेहतर समाज बनाने का तरीका थोड़े है। और समाज को स्वीकार नहीं करता ब्रजेश जी, कहीं नहीं स्वीकार किया। उत्तर प्रदेश का इतिहास साक्षी है, जब बड़े पैमाने पर मुठभेड़ हुई, बड़े पैमाने पर, अगले चुनाव में उन राजनीतिक दलों को खारिज कर दिया। इसी प्रदेश में हुआ है। ऑलराइट सर, ये लगता है जी शुक्रिया। हाँ अशरफ साहब, कहाँ क्या कह रहे थे आप? बोलो भाई। मुझे ये कहना है, आप बार बार कह रहे हैं अपोजिशन नैरेटिव सेट कर रही है, मुख्यमंत्री खुद सेट कर रहे हैं नैरेटिव। क्या आपको करना? मैं बोला डिबेट में कि बीजेपी तो चाहती चर्चा हो, वरना डीजीपी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करा देते हैं। 18 लोगों में सिर्फ 2 नाम याद आते हैं। क्या मैसेज देने का मतलब हो गया कि बुलेट ट्रेन इन पे चलेगी तो चलेगी बुलेट ट्रेन? अरे वो बुलेट ट्रेन हुआ थी, ट्रेन वाली का सीधा सीधा कहा सब दोनों ट्रेन में बिठा लेंगे, बुलेट ट्रेन चलाएंगे। का मतलब गोली नहीं, बुलेट ट्रेन होती है। बिल्कुल, अब तो साहब बड़ा अच्छा है। अरे बोलो ऐसे साल 2 साल में कभी हम लोग तो ऐसे ही है। आपको अक्सर डिबेट में बुलाता हूँ, कैसी बात है? दूसरी बात सुनिए, डीएसपी चीफ की बातें हो रही। डीएसपी को जो एसटीएफ के जो डीएसपी थे शाही साहब, इनके पैरों में चप्पल है, बाकी के जूते में मिट्टी तक नहीं लगी हुई, और वहां पहुंच गए एनकाउंटर करने के लिए। अगर इतनी महान पुलिस हो गई, ये डीजीपी साहब बैठे हुए हैं, फिर क्या कहना साहब? भाई जूता तो एक प्रॉपर फेयर इन्वेस्टिगेशन हो जाए। अरे सुनिए सर, चप्पल पहन के जा रहे हैं एनकाउंटर करने के लिए। नहीं, उनकी पत्नी सर समय समाप्त हो गया। मैं आप सबका बहुत आभार, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सभी को बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप सब इस डिबेट में सम्मिलित हुए। और बहनों भाइयों, आप सबका भी धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।